हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसमें मैंने आप लोगों से चर्चा की थी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आलोचकों पर, उनकी रचनाओं पर तथा उनके महत्वपूर्ण कथनों पर, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आज हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और घुमा फिरा के परीक्षाओं में कई बार यही सारे प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। प्रश्न है, विखंडनवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो है जाक देरिदा को। प्रश्न संख्या दूसरा, जाक देरिदा का समय है। तो जो जाक देरिदा का समय है वो है 1930 से 2004 तक, और इनका जो जन्म स्थान है वो है अल्जीरिया। प्रश्न संख्या 3, ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइट एंड डिफरेंस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1978 में। प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जाक देरिदा द्वारा। ठीक है, ये पुस्तक कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, संकलन त्रय किसकी परिभाषिक शब्दावली है? तो वो है पाश्चात्य नाट्यशास्त्र की। ठीक है, सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान थे। ठीक है, मैंने जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भाग 1 वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था ट्रिक वाइज कि प्लेटो और अरस्तु का जन्म किस शहर में हुआ था। तो आप जाके उन वीडियोस को भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो प्लेटो है, प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। इनकी जो रचना है वो है इयोन, लॉज, रिपब्लिक। और वही जो अरस्तु है, इनका जन्म मकदूनिया में हुआ था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और मैं अपने वीडियोस में कहती भी हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो मैं PDF में शामिल नहीं कर पाती हूँ, वो मैं आप लोगों को ऐसे वर्बली बताते हुए चलती हूँ। तो हम लोग देखे थे कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था। तो अरस्तु का जन्म हुआ था मकदूनिया में, और जो इनकी रचना है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो पहली रचना है वो है तेखनेस रितोरिकेश, इसका हिंदी में नाम है भाषा शास्त्र। अगली जो रचना है वो है पेरिपोई एथिकेस, जिसका हिंदी में नाम है काव्यशास्त्र। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न मुँह जवानी याद होने चाहिए, और मैंने वीडियोज़ में बताया भी है कि रचनाओं को आप किस प्रकार याद करेंगे। इन रचनाओं का मैंने क्रम वाइज संकलन पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भाग 1 वीडियो में संकलित किया है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5, अनुकृति और विवेचना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ये प्रश्न 2015 में PGT, KVS और नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है अरस्तु। ठीक है, आगे देखेंगे कला प्रकृति का अनुकरण करती है। ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तु का। ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप की विवेचना की है? तो अरस्तु ने जो अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः दुखांत, त्रासदी की रचना की है। जो दुखांत है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दुखांत के 6 अंग हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है इनमें से कौन से अंग दुखांत के नहीं हैं। तो जो अंग है वो क्रमशः मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है कथानक, चरित्र, पद योजना, विचार, दृश्य और गीत। ये दुखांत के 6 अंग माने गए हैं, तो ये आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अरस्तु ने दुखांत का प्रमुख तत्व किसे माना है? कथन को माना है, हम कथानक भी कहते हैं। ठीक है, कल्पना सिद्धांत का प्रवर्तक है। कल्पना सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो है कोलारिस। ठीक है, कोलारिस है कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो आप इसे याद रखिएगा। स्वच्छंदवादी आंदोलन के प्रवर्तक कोलारिस को माना गया है, और कोलारिस के जो मित्र हैं वर्ड्सवर्थ, वो भी स्वच्छंदवादी आंदोलन के प्रवर्तक में शामिल हैं। कोलारिस का एक कथन काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, मैं आप लोगों को बता देती हूँ वो कथन कुछ इस प्रकार है, कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता है, स्वयं काव्य बन जाता है। ये कथन परीक्षा में 1 से 2 बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता है, स्वयं काव्य बन जाता है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, कोलारिस की कल्पना के बीच का अंतर है। 2 अंतर है, मुख्य और गौण। अब आप लोग के मन में ये विचार आ रहे होंगे कि मुख्य और गौण कल्पना क्या होती है। ठीक है,
तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मुख्य और गौण कल्पना क्या होती है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो मुख्य कल्पना है वो अचेतन और अऐच्छिक होती है, वहीं जो गौण कल्पना है वह चेतन और ऐच्छिक होती है, ठीक है, जिसकी कई इच्छाएं होती है। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। गौण कल्पना मुख्यतः कल्पना की प्रतिध्वनि है, ठीक है। जो गौण कल्पना है वो मुख्य कल्पना की जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी प्रतिध्वनि है, उसकी आवाज़ है, ठीक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है। इसके प्रतिकूल मतलब इसके जस्ट विपरीत जो गौण कल्पना है वो विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। तो आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे कि मुख्य कल्पना और गौण कल्पना किसे कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे काव्य श्रेष्ठतम मनोरंजन। काव्य श्रेष्ठतम मनोरंजन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है टी.एस. इलियट का, ठीक है। जो इलियट है वो संवेदनशीलता के सहचार्य सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संवेदनशीलता के सहचार्य के प्रवर्तक कौन है, तो वो है इलियट। निर्व्यक्तिकतावाद तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन भी इलियट ने ही किया था, ठीक। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 12, किस आलोचक ने मनोविज्ञान की शाखा की आलोचना की है? तो वो की है आई.आर. रिचर्ड ने। किसने की है? आई.आर. रिचर्ड ने। आगे देखेंगे रिचर्ड के अनुसार आलोचना का चरम लक्ष्य है, तो आलोचना का जो चरम लक्ष्य है वो है संप्रेषण। रिचर्ड ने आलोचना का आधार स्तंभ किसे माना है? तो मूल्य और संप्रेषण को। प्लेटो के अनुसार परम सत्य है, जो परम सत्य है प्लेटो के अनुसार वो है प्रत्यय। प्लेटो से संबंधित एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो प्रश्न है आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की थी? तो वो प्लेटो ने की थी। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किर्केगॉर्ड और पास्कल माने जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 16 आपको हमेशा याद रखना है। प्रश्न संख्या 17, अनुकृति सत्य से तिगुना दूर है। ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कथन है प्लेटो का। काव्य जीवन की आलोचना है, कथन किसका है? यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। काव्य जीवन की आलोचना है, ये कथन मैथुल अनवर्ट का है। प्रश्न संख्या 19, क्रोचो के अभिव्यंजना सिद्धांत का कौन सा अंश भारतीय अंश के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो वो है कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित मैंने जितने भी प्रश्न थे आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। क्रोचो के अभिव्यंजनावाद को भारतीय कथनी का विलायती अलंकरण किसने कहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। जहाँ कहीं भी रामचंद्र शुक्ल की बात आती है वो कथन अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोगों को उन कथनों पे विशेष ध्यान देना है। इस कथन को एक बार आप और देख लीजिए। क्रोचो के अभिव्यंजनावाद को भारतीय कथनी का विलायती अलंकरण किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है। ये कथन किसका है? टी.एस. इलियट का है। प्रश्न संख्या 22, कला अनुकृति की अनुकृति है, किसका मत है? ये मत है प्लेटो का। प्रश्न संख्या 23, जो कि पीजीटी, केवीएस और नेट के परीक्षा में पूछा जा चुका है, अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अर्थमीमांसा सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है आई.आर. रिचर्ड, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 23 प्रश्नों को देखा है जो कि विगत वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण कथन थे इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करें। आप लोगों के एक कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियो के पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।